आज का हमारे जो कुछ टॉपिक हैं वो ये दे रखे हैं। तो आज हम इन टॉपिकों के बारे में जानेंगे, जिसमें आपकी जो पहली हेडिंग है वो है क्रिस्टल जालक। तो देखते हैं क्रिस्टल जालक क्या होते हैं। तो एक्स वाई जेड यानी जो सतह हमारी होती है इस तरीके से, ये होती है एक्स और ये वाई और ये वाली जेड। तो दिया है एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों के बारे में मैंने बताया था। इन अवयवी कणों की जगह पर आपका अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है और आयन हो सकता है। तो अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है हमारा, एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो ये वाली हमारी क्रिस्टल जालक की परिभाषा इतनी हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जालक बिंदु, यानी जालक बिंदु किसे कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को एक बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें जालक बिंदु कहा जाता है या कहते हैं। तो ये वाली हमारी परिभाषा कंप्लीट होती है। यहां पर एक नोट पॉइंट दिया हुआ है, यानी ब्रेवे के अनुसार एक साइंटिस्ट थे, ब्रेवे नाम था उनका। उनके अनुसार क्रिस्टल जालक 14 प्रकार के होते हैं। ठीक, फिर अगली हेडिंग है हमारी समन्वय संख्या, या हम इसे उप सह संयोजक संख्या भी कहते हैं। तो किसी क्रिस्टल जालक में किसी एक अवयवी कण को स्पर्श करने वाले अन्य कणों की संख्या उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे मैंने माना कि ये वाला हमारा कोई एक मूल कण है, ठीक, और उसके इधर ये ऐसे कण क्या है, इस वाले कण को स्पर्श कर रहे हैं। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी जी, 3। हाँ बिल्कुल सही। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 3। यानी एक जिस मूल बिंदु से स्पर्श करने वाले जितने भी कण स्पर्श कर रहे हैं वह उनकी समन्वय संख्या कहलाती है। ऐसे अगर ये हमारा ये कोई मूल बिंदु है, उससे ये और इस तरीके से कण स्पर्श कर रहे हैं, तो इसमें हम गिनेंगे कि कितने कण स्पर्श कर रहे हैं, 5। तो इसलिए इन्हें कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 5। तो समन्वय संख्या समझ में आई। किसी क्रिस्टल जालक में किसी एक अवयवी कण को स्पर्श करने वाले अन्य कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे इस वाले की समन्वय संख्या कितनी हो गई, 3, और जो हमारी मेन बिंदु है या मूल बिंदु है उससे जितने भी कण स्पर्श कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या। ठीक, अब है नेक्स्ट, और ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है एकक कोष्ठिका। तो त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्ठिका कहलाती है। जैसे हम इसका डायग्राम बनाना चाहें, तो ये हमारी क्या बन गई, एकक कोष्ठिका। ये हमारी सबसे छोटी एकक कोष्ठिका है। जब इसी प्रकार की कई अन्य एकक कोष्ठिकाएं मिल जाती हैं तो वो किसका निर्माण करती हैं, क्रिस्टल जालक का। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है जो क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। निरंतर इसी के चारों तरफ अगर हम ऐसी क्रिस्टल यानी एकक कोष्ठिका को जोड़ते जाते हैं तो हमारा क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। तो एकक कोष्ठिका त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो ये वाली हमारी डेफिनेशन क्या होती है, कंप्लीट होती है। आगे हम क्या पढ़ते हैं इसके बारे में, एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो तब तक ये वाले पॉइंट आप सभी लोग नोट कर लें। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका क्या पढ़ा मैंने एकक कोष्ठिका के बारे में। तो त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से एक निश्चित जालक का या क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो हम अब बताने वाले हैं कि एकक कोष्ठिका को कितने भागों में बांटा गया है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि एकक कोष्ठिका जिसका डायग्राम कैसा होता है,
ये हो गया हमारा एकक कोष्ठका का डायग्राम। इस तरीके से ये हमारा बन जाती है एकक कोष्ठका। तो एकक कोष्ठका के किस स्थान पर परमाणु का कितना योगदान होता है? तो यदि कोई परमाणु यहाँ कोनों पर उपस्थित है, कोने पर उपस्थित परमाणु का योगदान 1/8 होता है। यानी अगर कोई कोने पर उपस्थित है हमारा परमाणु और वो क्या करता है, ऐसे ही ऊपर एक और क्रिस्टल जालिका या एकक कोशिका रखी होगी जिससे हमारा क्रिस्टल जालिका का निर्माण हो रहा होगा, तो यहाँ पर जो हमारा एक अवयवी कण उपस्थित होगा उसका 1/भाग इस वाली एकक कोशिका में उपयोगी होता है। तो कोने पर कितना योगदान होगा? 1/8। और वही यदि सतह पर है, जैसे ये वाली हमारी क्या है, सतह हो गई, तो अगर कोई परमाणु यहां पर उपस्थित है तो सतह पर जो परमाणु या अवयवी कण सतह पर उपस्थित होगा तो उसका योगदान कितना होगा? 1/2। और अगर यहां किनारे पर या कोरों पर है, तब यदि कोई परमाणु कोरों पर उपस्थित है तो उसका इस एकक कोष्ठका में 1/4 भाग योगदान में होता है। यानी कोई परमाणु यदि यहां पर उपस्थित है तो उसका 1/4 भाग इस वाली एकक कोष्ठका में योगदान करता है। ठीक है। और यदि कोई परमाणु केंद्र पर उपस्थित है तब, तो यदि केंद्र पर उपस्थित है तो उसका योगदान होता है 1। यानी आप यहां से देख सकते हैं, मान लो ये कोई एक कमरा है, ठीक है, उसके अंदर यदि कोई परमाणु यहां अंदर लटक रहा है इसमें, तो वो किसी भी दूसरी सतह से साझा नहीं करेगा। अर्थात यहाँ बीचों बीच में यदि कोई भी अणु या परमाणु या आयन हुआ तो वो इस एकक कोष्ठका के अलावा किसी भी दूसरी एकक कोष्ठका से टच नहीं करता है। तो यदि कोई केंद्र पर उपस्थित होता है तो उसका योगदान कितना होगा? 1। और कोनों पर कितना होता है? 1/8। कोरों पर कितना होता है? 1/4। और सतह पर होता है 1/2। जैसे ये मैंने मानी कि हमारी एक सतह है, तो आधा इस तरफ योगदान होगा और आधा उस तरफ योगदान होगा। तो सतह पर कितना होता है? 1/2, कोनों पर 1/4 और केंद्र पर योगदान होता है 1। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं एकक कोष्ठका के प्रकार। ये आप लोग नोट कर लेना साथ साथ। ठीक है। क्या देखते हैं? एकक कोष्ठका के प्रकार। तो एकक कोष्ठका को 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है आद्य एकक कोष्ठका, आद्य एकक कोष्ठका, जिसे हम मूल एकक कोष्ठका, मूल एकक कोष्ठका या सरल घनी एकक कोष्ठका, इस वाले को यानी पहली को आद्य एकक कोष्ठका को हम 3 नामों से जान सकते हैं। आद्य एकक कोष्ठका, मूल एकक कोष्ठका और सरल घनी एकक कोष्ठका। इसे हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल यानी SCC। ठीक है। दूसरी होती है हमारी केंद्रित एकक कोष्ठका, केंद्रित एकक कोष्ठका। ठीक है। केंद्रित एकक कोष्ठका को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहला हो गया हमारा केंद्रित एकक कोष्ठका को केंद्रीय भागों में विभाजित करेंगे 3 भागों में। पहली हो जाएगी अंत्य या काय केंद्रित एकक कोष्ठका, केंद्रित एकक कोष्ठका। ठीक, पहली अंत्य या काय केंद्रित एकक कोष्ठका, दूसरी फलक केंद्रित
या फलकों को हम सतह भी बोलते हैं, ठीक है। तो फलक केंद्रित या सतह, तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, और ये हमारी होती है अंत्य, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका, ठीक है। अब इन सब के बारे में हम क्रम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आद्य एकक कोष्ठिका या मूल एकक कोष्ठिका या सरल घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इधर हम एक कोष्ठिका का डायग्राम बना ले रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले होगी हमारी आद्य एकक कोष्ठिका। तो आद्य एकक कोष्ठिका की परिभाषा क्या होगी? आद्य एकक कोष्ठिका या मैं इसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त, आद्य एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों पर ही पाए जाते हैं। यानी इस वाले एकक कोष्ठिका में, आद्य एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों पर पाया जाता है, यानी केवल यहां कोनों पर ही पाए जाएंगे। तो ये कोण कितने हो गए हमारे? 8। तो आद्य या मूल या सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों पर पाया जाता है। तो मैं लिख देंगे अवयवी कण, अवयवी कण केवल कोनों पर पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इसमें अवयवी कणों की योगदान या इसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। कैसे? इसमें प्रति एकक कोष्ठिका, प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या या कणों की संख्या या कणों का योगदान 1 होता है। अब देखो 1 कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें कणों का योगदान कहां, केवल कण कहां कहां पाए जा रहे हैं? केवल कोनों पर, यानी 8 कोनों पर, 8 कोनों पर पाया जा रहा है। तो और हमें पता है कि अगर कोई केवल कोनों पर है तो कोनों पर योगदान कितना होता है? 1/8। तो यहां से हम 8 से 8 काट देंगे एक बार, तो ये हमारा कितना आ गया? 1। तो इससे ये निर्धारित होता है कि इसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1। तो इस प्रकार से ये हमारी आद्य एकक कोष्ठिका, मूल एकक कोष्ठिका, सरल घनीय एकक कोष्ठिका या एससीसी कंप्लीट होती है। तो एक बार परिभाषा में दोबारा से बोले दे रहा हूं, ठीक है। तो आद्य एकक कोष्ठिका की परिभाषा कैसे लिखेंगे? इसमें अवयवी कणों केवल, इसमें अवयवी कण केवल एकक कोष्ठिका के कोनों पर पाए जाते हैं और इसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या 1 होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में। तो इसमें क्या होता है? इसमें परमाणु या अवयवी कण, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अंत्य, अंत्य का मतलब होता है अंदर, के अतिरिक्त केंद्र पर भी होता है, केंद्र पर भी होता है, ठीक है। तो इस वाली एकक कोष्ठिका में कितने कणों का योगदान होगा वो हम कैसे निकालेंगे? तो कणों का योगदान कहां कहां पाया जा रहे हैं? 8 कोनों पर प्लस 1 केंद्र पर, 1 केंद्र पर, ठीक है।
और हमें पता है कोनों पर कितना योगदान होता है, यानी 8 गुणा 1/8 प्लस 1 केंद्र पर है, और केंद्र पर कितना होता है 1, यहां से ये कट गए, एक बार तो 1 1 1 और प्लस यहाँ 1 से 1, तो ये कितने हुए 2। तो अंत्य या काय केंद्रित एकक कोष्ठका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी पाया जाता है, और इसमें प्रति एकक कोष्ठका अवयवी कणों का योगदान 2 होता है, या अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठका की ओर। तो इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण कोनों पर पाया जाता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि फलक, फलक यानी सतह, तो इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त सतह पर भी होता है। कहां कहां पाया जाता है, सतह पर भी पाया जाता है। तो ऐसे ही हम इस बारे में भी कणों का योगदान निकालेंगे। ठीक है, कहां 8 कोनों पर प्लस सतह पर। तो सतह हमारी कितनी है, एक तो ये ऊपर वाली हो गई सतह ऐसी, यहां पाया जाएगा, एक पिछली वाली सतह पर यहां, फिर एक ऐसी ये वाली सतह उस पर, फिर एक इस सतह पर, एक नीचे वाली और एक जो सामने है उस सतह पर। तो यह कितना होगा, कितनी सतह मिलेगी 6, तो 8 कोनों पर प्लस 6 सतह पर। ठीक है, अब यहां से देखो कोनों पर हमें पता है इतना भाग होता है, 1/8 भाग योगदान करता है, प्लस और सतह पर कितना करता है 1/2। तो 8 से ये 8 काट दिए और 2 से ये 6 काट दिए 3 बार, तो यहां हो गया 1 + 3 यानी 4। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठका, इसमें अवयवी कणों या अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त सतह पर भी पाए जाते हैं, और इसमें प्रति एकक कोष्ठका 4 कणों का योगदान होता है। अब ये होता हमारा अंतिक केंद्रित एकक कोष्ठका। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत सतहों पर या 2 सतहों पर पाया जाता है, 2 सतहों पर पाया जाता है। ठीक है, यानी कोनों पर तो होगा ही, और यहां से क्या हो सकता है इन 2 सतहों पर मिल जाए, या इन 2 सतहों पर मिल जाए, या किसी भी 2 सतहों पर मिलेगा। तो इसमें कणों का योगदान कितना होगा, तो यहां हम योगदान देखेंगे। तो देखो जैसा इसकी परिभाषा में ऊपर लिखा हुआ है, इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त 2 सतहों पर पाया जाता है। तो कोने हमारे कितने हैं, 8 कोने। ठीक है, और कितनी सतहों पर पाया जा रहा है, 2 सतहों पर, तो प्लस 2 सतह। कैलकुलेशन करेंगे तो 8 कोनों पर कितना योगदान होता है 1/8, तो 8 गुणा 1/8 प्लस 2 सतहों पर, तो सतहों पर कितना योगदान होता है 1/2, तो 2 से 2 कट गया एक बार, और 8 से 8 कट गया एक बार, तो यहां से ये 1 + 1, तो यहां पर हमारा ये कितना आ गया 2। तो अंत केंद्रित एकक कोष्ठका में कितने परमाणु का योगदान होता है 2। एक बार फिर से मैं रिपीट करा दे रहा हूं, एकक कोष्ठका को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एकक कोष्ठका को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है आद्य एकक कोष्ठका, जिसे मूल एकक कोष्ठका, सरल घनी एकक कोष्ठका के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठका। तो केंद्रित एकक कोष्ठका को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया है 3 भागों में। एक है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठका, दूसरी फलक केंद्रित एकक कोष्ठका, और तीसरी अंत केंद्रित एकक कोष्ठका। इसे हम बीसीसी के नाम से भी जानते हैं, बीसीसी यानी बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल, इसे एफसीसी यानी फेस सेंट्रल यूनिट सेल, तो हम यहां ऐसे लिख देंगे एफसीसी, और ये हमारा एंड सेंट्रल यूनिट सेल यानी ईसीसी। तो
तो एससीसी में कितने परमाणु का योगदान होता है? तो एक परमाणु का योगदान होता है। अंतःकेंद्रित या हम कहें कि बीसीसी में कितने परमाणु का योगदान होता है? तो दो परमाणु का योगदान होता है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठका में या एफसीसी में कितने परमाणु का योगदान होता है? 4 का। और ईसीसी में कितने परमाणु का योगदान होता है? 2 का। तो यहाँ पे हमारा एकक कोष्ठका पूरी तरीके से समाप्त होता है। कल हम इस एकक कोष्ठका के ऊपर जितने भी हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं उन न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे। तो अगली क्लास हमारे होने वाली है वो होगी आपकी न्यूमेरिकल पर आधारित। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और अच्छी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।